गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 12th में रसायन विज्ञान में पी ब्लॉक के तत्वों में हाइड्रोजन परिवार पढ़ेंगे। जैसा कि ये हाइड्रोजन परिवार के जो तत्व हैं इनके बारे में नाम से ही पता चल रहा है, हाइलोजन। ठीक, हाइलोजन अंग्रेजी में लिखे तो इसको क्या लिखेंगे? हाइलोजन। ठीक, हाइलोजन। अब हाइलोजन का मतलब क्या होता है? हाइलो मतलब होता है नमक और जन मतलब उत्पत्ति। उत्पत्ति मतलब नमक को जन्म देने वाले। तो मतलब हाइड्रोजन परिवार के जो नमक वाले तत्व हैं जिससे नमक का निर्माण होता है, ठीक, लवण बनाते हैं जो, उन्हें कहते हैं हाइड्रोजन परिवार के तत्व। अब बात करते हैं हाइड्रोजन परिवार में तत्व आते कौन कौन से हैं। ठीक, तो हाइड्रोजन का सीधा सा मतलब क्या है? जो नमक बनाते हैं विन तत्वों को हाइड्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद बात की जाए तो नमक की उत्पत्ति कहां से हुई है? समुद्र से। तो मतलब ये जितने तत्व हैं ये समुद्र के पानी में पाए जाते हैं। ठीक, समुद्र की घास में कार्बोनाइट के रूप में मिलते हैं। समुद्री घास जो होती है उसमें कार्बोनाइट के रूप में मिलते हैं। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन परिवार में ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो हाइड्रोजन परिवार में आते हैं। ठीक, अब पहला देखते हैं हाइड्रोजन परिवार में क्या होता है? फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फिर एसटीएन। ठीक, ये तत्व तो रेडियो एक्टिव है। अब इसका सबसे पहले इसका क्रमांक देख लेते हैं। इसका कितना क्रमांक है? 9। अब हमने कहा था आपबाउ के बोरबरी का जो वितरण नियम था उस नियम से फिर ऐड करेंगे। तो फिर पहले दूसरे के कितना 8 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 17। फिर कितना ऐड करेंगे? 18। कितना हो जाएगा? 35। फिर कितना ऐड करेंगे इसमें? एक बार और 18 ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना? 53। ठीक, फिर इसमें 32 ऐड करेंगे तो 32 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 85, 50। ठीक, अब ट्रिक देख लेते हैं इसको याद कैसे करेंगे। तो फा से हो गई सीएल से फसल, ठीक, सल। फिर बीआर से बोई, फिर आई से इतनी और 80 से अच्छी। मतलब याद करने की क्या हुई? फसल बोई इतनी अच्छी। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर बात करें हम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात करें तो सबसे पहले लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, पी ब्लॉक है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है इसका पी कोष में जाएगा। तो इसमें बात करें तो 9 का लिखेंगे 1s2, 2s2 और 2p5। ठीक, अब हम देखते हैं इसमें क्या 5, 4, 9। हाँ, इसमें देखते हैं कि क्या है। तो मैक्सिमम देखा जाए कि इनकी अंतिम कोष में 2s2, 2,5 करके हैं। दूसरा है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। तो हमने क्या देखा कि यहां पे देखो इसका जो पी ब्लॉक के तत्व है इसमें सबका मैक्सिमम में क्या आ रहा है? NH2 और NP5 आ रहा है। NP5। ठीक, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखा जाए तो लास्ट में NH2 NP5, तो ये कॉमन है इसमें। ठीक, तो इसी तरह अन्य के भी तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने हैं। तो सीधा सा है कि अगर पी ब्लॉक में है तो इनका अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा, अगर हाइड्रोजन वर्ग के तत्व हैं तो इनके अंतिम कोष में NH2 NP5 होंगे। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं परमाणु के आकार की। परमाणु के आकार में क्या होता है कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, वर्ग में परमाणु आकार में देखा जाए तो क्या होता है? परमाणु आकार। ठीक, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है? परमाणु का आकार बढ़ता है। अब बढ़ता क्यों है इसके पीछे दिखा दीजिए। देखा हमने लिखा फक्कल बरिए, मतलब फसल बोई इतनी अच्छी। ठीक, अब इसमें देखते क्या है कि इसका है 9,
इसका है 17, इसका है 35, इसका है 53, इसका कितना 85। अब हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि 9 से 17 में जब आते हैं, ये दूसरी कक्षा में जाता है, ये तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाता है, और ये चौथी कक्षा। तो इसमें क्या है, कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है। अब कक्षाओं की संख्या जब बढ़ रही है, ये मान लो ये है, अब कक्षाएं बढ़ रही तो आकार नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या, परमाणु का आकार बढ़ता है, राइट। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है, परमाणु आकार के बाद अगला पॉइंट आता है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक। अब ऋणात्मकता का मतलब क्या होता है, किसी तत्व का ऋणात्मकता का सीधा मतलब होता है कोई तत्व के नाभिक में कितना प्रबल बल है, ठीक। कोई तत्व है, उसके पास नाभिकीय बल कितना प्रबल है, और नाभिकीय बल उसी का प्रबल होगा जिसकी अंतिम कक्षा जो तुम्हारा उसकी जो परमाणु क्रमांक होगा और अंतिम कक्षा छोटी होगी, ठीक। अब इसमें देखते क्या है, इसके पास मान लो फ्लोरीन को हम ले लेते हैं और इधर ले लिया हमने क्लोरीन। क्लोरीन में 3 कक्षाएं होंगी, 1 2 3, और फ्लोरीन में होंगी 2 कक्षाएं। अब यहां पे देखते हैं, इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी दूसरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसके पास देखते हैं तो 1 2, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें हम देखते क्या, नाभिक से दूरी बढ़ गई। देखो यहां पे नाभिक से दूरी बढ़ गई, और इसमें नाभिक से दूरी कम पास में है, तो नाभिकीय बल का अट्रैक्शन है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में बड़ी कठिनाई होगी, जबकि इससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो यहां पे क्या है, विद्युत ऋणात्मकता में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होगी, फ्लोरीन की। तो विद्युत ऋणात्मक पूरे ग्रुप में, इसी के लिए पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अब यहां पे बात करते हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन की देखा है, क्लोरीन है बट फ्लोरीन से कम है, क्योंकि फ्लोरीन इसकी कक्षा है, इसके पास 2 कक्षा है, इसके पास 3 कक्षा है। नाभिक से दूरी बढ़ी तो जो विद्युत ऋणात्मकता है वो घट जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। इसके बाद बात आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी। अब देखा जाए जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन एंथैल्पी जो है, आयनन एंथैल्पी जो है वो घटती है। अब घटती क्यों है, इसके पीछे भी रीजन है। आयनन एंथैल्पी का मतलब होता है किसी परमाणु के अंतिम कोश से, किसी परमाणु के अंतिम कोश से जो जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, मान लो कोई परमाणु है, उसके किसी परमाणु के अंतिम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा देनी पड़ती है, किसी परमाणु के अंतिम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसे कहते हैं आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा। अब हम बात कर लेते हैं इस ग्रुप में। देखो फ्लोरीन है, अब इसके ग्रुप से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ी कठिन बात है, ठीक। तो क्या होता है, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन एंथैल्पी घटती है। अब घटती कैसे है भाई, इसको अगर क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बहुत ऊर्जा देनी पड़ेगी, जबकि क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकालने में कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, और ब्रोमीन से उससे कम, और आयोडीन में उससे कम, ऑक्सीजन में सबसे कम। तो मतलब क्या है कि जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी घटती है। बात समझ में आई। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को जोड़ना। इलेक्ट्रॉन बंधुता, बंधुता, ठीक। बंधुता शब्द कहां से लिया गया है, बंधुता मतलब बाइंडिंग लिखा, इसको कहते हैं अफिनिटी, अफिनिटी कहते हैं। और अफिनिटी का मतलब होता है क्या, अफेक्शन से बना है, अफेक्शन, ठीक। अफेक्शन मतलब होता है अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मतलब चाहत, तो इलेक्ट्रॉन चाहने की क्षमता, ठीक। अगर किसी तत्व में
क्या देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन, अब देखा जाए कौन इलेक्ट्रॉन चाहेगा सबसे ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ बात की जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन कैसे ग्रहण करते हैं, तो इसमें लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर तत्व ऋणायन में परिवर्तित हो जाता है। भाई ये वाला तत्व जैसे इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया तो ये ऋणायन में बदल जाएगा। तो ऋणायन में जो इस ग्रुप में जो तत्व होते हैं बहुत जल्दी ऋणायन में बदल जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब है किसी तत्व को इलेक्ट्रॉन जब दिया गया, इसे किसी ने ग्रहण किया तो वह ऋणायन में बदल गया। जब वो ऋणायन में बदल गया तो वो ऊर्जा मुक्त करेगा। जब वो ऋणायन में बदल जाएगा तो ऊर्जा निकालेगा। भाई किसी के पास है, जैसे किसी के पास इलेक्ट्रॉन, वहां पे इलेक्ट्रॉन जाए तो ऊर्जा देनी पड़ेगी ना, तो ऊर्जा जो मुक्त होगी, ठीक, उसे ही इलेक्ट्रॉन बंधुत्व की ऊर्जा कहते हैं। ठीक, बात समझ में आई। अब इसमें एक अपवाद है, हमारे हिसाब से फ्लोरीन को ज्यादा मानना चाहिए। इलेक्ट्रॉन बंधुता हमारे हिसाब से फ्लोरीन ज्यादा होनी चाहिए। भाई ऊपर से नीचे जाने पे क्या होती है, घटती है ना। तो जब ऊपर से नीचे जाते हैं ये घटती है, सबसे ज्यादा इसकी होगी फिर इसकी होगी, ये हमने, पर इसमें अपवाद है, ये है अपवाद। क्या अपवाद है? अपवाद इसमें यह है कि जो क्लोरीन है इसके पास पाया जाता है डी ऑर्बिटल खाली होता है। डी ऑर्बिटल जो होता है खाली होता है, इसलिए ये इसकी अपेक्षा ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। ठीक, ये वाला तत्व जो है इलेक्ट्रॉन ज्यादा ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि सबसे ज्यादा ये अपवाद है। आवर्त सारणी में अगर इसमें देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो क्रम होगा तो सबसे ज्यादा होगा किसका, Cl का, फिर उसके बाद आएगा F, फिर उसके बाद आएगा Br। ठीक, ये हो गई इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब बात कर लेते हैं इस तत्व के जो इस वर्ग है इसके भौतिक गुणों की। ठीक, अब भौतिक गुण का मतलब होता है कौन कैसा दिखता है। भौतिक गुण का मतलब क्या होता है कि कौन कैसा दिखता है। भौतिक गुण, भौतिक गुण। अब हम बात करते हैं फ्लोरीन की। जो फ्लोरीन है ये पीले रंग की गैस है। कैसी है? पीले रंग की गैस है, पीले रंग की। अब बात कर रहे क्लोरीन की। तो क्लोरीन जो है ये हरे पीले रंग की गैस है। कैसी है? ये सिर्फ पीले रंग की है और ये हरे पीले रंग की गैस, हरे पीले रंग की गैस। ठीक, ये रेडियो एक्टिव तत्व है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, हरे पीले रंग की गैस है। अब इसके बाद बात कर ले ये ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है लाल रंग का द्रव। ठीक, जो ब्रोमीन है ये गैस है, ये सब गैस, पीले रंग की गैस है, ये भी गैस है, और ये जो ब्रोमीन है लाल रंग का द्रव है। ठीक, अब इसके बाद बात कर लेते हैं, ये लाल रंग का द्रव है। अब इसके बाद देखते हैं कि जो ये आयोडीन है ये बैंगनी रंग का है। किस रंग का है? बैंगनी रंग का, बैंगनी रंग का। और आयोडीन कैसा होता है? ठोस। ठीक, ये बैंगनी रंग का ठोस है। मतलब ऊपर के जो दो तत्व हैं ये गैस है, ये द्रव है और ये ठोस है। ये तो हो गए इनके भौतिक गुण। अब बात करते हैं जो ऊपर से नीचे आते हैं तो इनके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं। भाई गैस है फिर द्रव है तो गलनांक और क्वथनांक वैसे ही बढ़ेंगे। तो ऊपर से नीचे आने पर इनके गलनांक और क्वथनांक बढ़ते हैं। बात समझ में आई। अगला है कि जितने भी हाइड्रोजन के तत्व हैं ये सब द्विपरमाणुवी है। मतलब ये अगर यौगिक बनाएंगे तो ये बनाएगा F2, ये बनाएगा Cl2 और ये बनाएगा Br2 और ये बनाएगा I2। मतलब ये जो है तत्व ये सब द्विपरमाणुवी यौगिक बनाते हैं। अब अगली बात करें अगर हम तो इसमें देखते क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक, ऑक्सीकरण अवस्था में बात करें जो हम, तो ऑक्सीकरण अवस्था में होता क्या है कि इस तत्व ये जो यौगिक है इनकी वैसे देखा जाए तो सबकी -1 होती है। ऑक्सीकरण अवस्था मैक्सिमम इसकी -1 होती है। पर जब ऊपर से नीचे आते हैं तो नाभिक का आकार बढ़ता है। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो नाभिक का आकार बढ़ेगा। नाभिक का आकार बढ़ेगा तो उसमें वो आप बाउ का नियम भी लग जाता है। तो इसलिए इनकी -1 तो सिर्फ इसकी स्टेबल है, -1 इसकी ज्यादा स्टेबल है, बाकी नीचे आने पर इसकी बढ़ती रहती है। वैसे देखी जाए तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +7 तक होती है। मतलब इसमें क्या क्या हो गया कि -1 होगी, +7 होगी, है ना।
और भी होगी, और कौन सी होगी, -1 +7, ठीक, +3 और +5। ये टाइप की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। पर ये वाली फ्लोरीन की बहुत ज्यादा -1 स्टेबल होती है और मैक्सिमम -7। ये होगी ऑक्सीकरण अवस्था की बात। अब आगे बात करते हैं, इसमें देख लेते हैं F का आकार छोटा भी है। अब F का आकार, ये -1 क्यों है, इसकी रीजन है F का आकार छोटा भी है और आकार छोटा होने के कारण इसकी -1 ही संयोजकता ज्यादा, क्योंकि इसमें लोन पेयर बंध बन जाता है। लोन पेयर क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर होते हैं, उसके पास भी लोन पेयर बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो लोन पेयर जो होते हैं वो प्रतिकर्षण पैदा करने लगते हैं। प्रतिकर्षण मतलब धक्का देने लगते हैं इस टाइप से, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, ठीक। तो लोन पेयर प्रतिकर्षण जब करते हैं तो इसलिए बंध वियोजन एंथैल्पी इनकी सबसे कम, इसकी बंध वियोजन जो एंथैल्पी होती है F की सबसे कम होती है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं ये हाइड्रोजन से क्रिया करके कैसे यौगिक बनाते हैं। जब इन तत्वों की हाइड्रोजन से क्रिया होती है तो ये हाइड्रोजन की यौगिक बनाते हैं। तो हाइड्रोजन से क्रिया, हाइड्रोजन से क्रिया का मतलब क्या होगा, सबसे पहले रहेगा FHF, ठीक, HCl, HBr और HI, मतलब इस टाइप के यौगिक बनाता है, राइट। अब हम इसमें देखते हैं इन टाइप के यौगिक जब बनते हैं तो इनकी बात करी जाए तो अब देखते हैं बंध वियोजन एंथैल्पी का कैसा क्रम होता है। बंध वियोजन एंथैल्पी, ठीक। बंध वियोजन जो एंथैल्पी होती है उसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा बंध वियोजन एंथैल्पी किसकी होगी, HF की, ठीक। फिर होगी इसकी किसकी, HCl, फिर किसकी होगी, HBr, फिर किसकी होगी, HI। ये बंध वियोजन एंथैल्पी का क्रम, ये घटता हुआ क्रम है, ठीक, धीरे धीरे घट रही है बंध वियोजन एंथैल्पी। अब इसके बाद बात कर ले अम्लीय प्रकृति की। अम्लीय प्रकृति का मतलब होता है कि H+ त्याग करने की क्षमता। कौन सा तत्व कितनी जल्दी H+ त्यागेगा और अम्ल बना, तो अम्लीय प्रकृति उसकी ज्यादा होती। तो अम्लीय प्रकृति किसकी ज्यादा होगी, अगर इस यहां पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अम्लीय प्रकृति किसकी होगी। देखो HF लिखा हमने, HCl लिखा, HBr लिखा और HI, तो सबसे ज्यादा अम्लीय प्रकृति HI की होगी, फिर HBr की, फिर HCl की। तो इस टाइप से इसकी तो सबसे ज्यादा अम्लीय प्रकृति किसकी होगी, HI की। HI क्या आसानी से H+ आयन दे देगा। क्वथनांक की बात करें, क्वथनांक में क्या आता है कि जब हम देखते हैं HCl, HBr, फिर HI, फिर HF, इसमें देखते क्या है, क्वथनांक जो होता है सबसे ज्यादा HF का होता है। क्यों, क्योंकि यहां पे अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण HF का क्वथनांक अधिक है, ठीक। ये तो बात रही इनके हाइड्रोजन परिवार के जो यौगिक हैं, हाइड्रोजन परिवार के यौगिक हैं उनके गुणधर्मों की, ठीक। अब गुणधर्म के बाद आते हैं इनके यौगिक, ठीक। जो तत्व थे उनके गुणधर्म हो गए, अब इसके बाद आते हैं बात यौगिक की। तो यौगिक में तुम्हारे क्लास में यौगिक है क्लोरीन का, किसका यौगिक है, क्लोरीन का यौगिक है क्लोरीन, और क्लोरीन को लिखते हैं Cl2। अब बात करते हैं कुछ इसके इतिहास की, क्लोरीन का इतिहास क्या है, ठीक। इतिहास की बात करें तो सर्वप्रथम इसे सीले ने 1774 में 1774 में सीले ने इसे मैग्नीज डाइऑक्साइड पर HCl की क्रिया द्वारा प्राप्त किया था। मैग्नीज डाइऑक्साइड पर HCl की क्रिया द्वारा इसे प्राप्त किया। किसे प्राप्त किया था, क्लोरीन को। सीले ने मैग्नीज डाइऑक्साइड पर HCl की क्रिया द्वारा क्लोरीन को प्राप्त किया था। ये तो थी सीले की बात। अब सीले ने इसे प्राप्त किया था, इसके बाद आते हैं लेवासिए ने क्या कहा कि जो क्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन का यौगिक है, मतलब इसमें क्लोरीन में ऑक्सीजन कहीं मिक्स है,
यौगिक टाइप में है, और यौगिक के कारण इन्होंने इसका नाम रखा था ऑक्सीम्यूरेटिक अम्ल। ठीक, लेवासिये ने इसे क्या कहा? लेवासिये ने क्या कहा? लेवासिये ने कहा ऑक्सीम्यूरेटिक अम्ल। क्या कहा? ऑक्सीम्यूरेटिक अम्ल। लेवासिये ने इसे कहा ये ऑक्सीम्यूरेटिक अम्ल है। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन मिक्स है। बाद में डेवी ने इसको क्लियर कर दिया। किसने? डेवी ने क्लियर किया कि यह जो है हरे पीले रंग की गैस है। हरे पीले रंग की गैस है। हरे पीले रंग की गैस है या हरे पीले रंग में दिखती है, तो हरे पीले रंग में दिखती थी तो इन्होंने क्लोरीन इसका नाम ऐसे नहीं रखा। ग्रीक भाषा में हरे पीले रंग को, जो हरा पीला रंग होता है, हरे पीले रंग को ग्रीक भाषा में क्लोरस कहते हैं। क्लोरस, ठीक, क्लोरस कहते हैं। इसी क्लोरस, ग्रीक भाषा में क्लोरस कहते हैं, इसी क्लोरस के नाम पे इसका नाम रख दिया क्लोरीन। बात समझ में? तो ये इसका इतिहास है। सबसे पहले आए कौन? सबसे पहले कौन आए? सीले ने 1774 में कहा कि मैग्नीज डाइऑक्साइड पर अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराएंगे तो हमें क्लोरीन प्राप्त होगा। ठीक, दूसरा लेवासिये ने डाउट बताया कि किस क्लोरीन में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन है, क्लोरीन यौगिक टाइप में है। तो बाद में से डेवी ने सिद्ध किया कि ये यौगिक नहीं तत्व है। ठीक, पहले ऑक्सीम्यूरेटिक अम्ल इन्होंने नाम दिया, कहा ऑक्सीजन है तो इसमें ऑक्सीम्यूरेटिक अम्ल हो जाएगा। पर डेवी ने लास्ट में क्लियर किया कि ये हरे पीले रंग की दिखती है, तो ग्रीक भाषा में हरे पीले रंग को क्लोरस कहते हैं। इसी के आधार पर इसका नाम रख दिया क्लोरीन। ठीक, ये तो हो गई इतिहास की बात। अब इसके बाद देखते हैं ये जो क्लोरीन है, जब इसको ज्ञात कर लिया गया तो ये कहां पर पाया जाता है, इसकी बात करते हैं। कहां पर पाया जाता, तो ये बात करते हैं उपस्थिति की। तो हाइड्रोजन मुख्यतः कहां पाया जाता है? समुद्र में पाए जाते हैं, क्षारीय होते हैं नमक के रूप में, है ना, नमक का संसार है ना, अम्ल देते हैं। तो ये बात करते हैं कि जो इसकी उपस्थिति है, तो सबसे पहला उपस्थिति कहां पे हो गई? ये क्रियाशील होते हैं। भाई उपस्थिति क्या है? उपस्थिति मतलब क्या? मुक्त और संयुक्त दो ही अवस्थाएं होती हैं, पर यहां पर देखा जाए क्लोरीन की बात करें तो बहुत क्रियाशील है। और क्रियाशील होने के कारण, अगर क्लोरीन क्रियाशील है तो इसकी क्रियाशीलता के ही कारण, इतना क्रियाशील होने के कारण या यौगिक के रूप में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में नहीं पाया, संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। जो क्लोरीन है ये संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, और संयुक्त अवस्था में भी कैसे पाया जाता है? ये खनिजों के रूप में। ठीक, और मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम के लवण के रूप में पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का लवण हो गया, पोटेशियम से पोटेशियम क्लोराइड का लवण, और सोडियम से सोडियम क्लोराइड। तो ये सब लवणों के रूप में ये पाई जाती है। बात समझ में? ये हो गई इसकी उपस्थिति की बात। अब देखते हैं, हमने बनाने की विधि बात कही थी, क्लोरीन के बनाने की विधि की बात। तो हमने कहा था कि सबसे पहले 1774 में सीले ने बताया था कि इसको कैसे बनाते हैं। तो क्लोरीन बनाने की विधि की बात करें, अगर बनाने की विधि अब बनाने की विधि में बात करते हैं, तो सबसे पहले आती है प्रयोगशाला विधि। जैसा कि सीले ने कहा था कि मैग्नीशियम डाइऑक्साइड पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया के द्वारा क्लोरीन प्राप्त करते हैं। तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड ले लिया हमने, इस पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया करा दी। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या? इधर बनेगा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा प्राप्त होती है। तो इसको कैसे प्राप्त करते हैं? बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड, MnCl। ठीक, साथ में क्या बनता है? ये यहां से बनेगा H2O और बनेगी क्या? क्लोरीन गैस। तो हमें यहां क्लोरीन गैस प्राप्त। तो ये हो गई बनाने की विधि। कहा कि मैग्नीज डाइऑक्साइड पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया के द्वारा मैग्नीज क्लोराइड तथा जल और क्लोरीन प्राप्त। बात समझ में? तो ये हो गई
तो प्रयोगशाला में सीधा याद करना है, मैग्नीज डाइऑक्साइड पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया द्वारा क्लोरीन गैस को प्राप्त करते हैं। ये तो हो गई इसकी प्रयोगशाला विधि। अब हम बात करते हैं औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधि में सबसे पहले आती है डीकन विधि। डीकन विधि, डीकन विधि। अब इस डीकन विधि में करते क्या है, जो इसकी डीकन विधि है, इस डीकन विधि में होता क्या है कि लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं और 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। साथ में लेते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या लेते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड में डूबा हुआ, जो क्यूप्रस क्लोराइड होता है उसमें डूबा हुआ झामक नामक पत्थर लेते हैं। झामक का पत्थर है, ये सीधे मान लेते हैं क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक की तरह यहाँ पे आ जाता है। तो ये आप डीकन में क्या करते हैं, लेते क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं, साथ में हम लेते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहां पे लेते हैं उत्प्रेरक। एक उत्प्रेरक लेते हैं और उत्प्रेरक के साथ इसको गर्म भी करते हैं। क्या करते हैं, गर्म। किसके साथ, उत्प्रेरक लेते हैं, गर्म करते हैं। कितना गर्म करते हैं, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। तो ये यहां से क्रिया करके बनाता क्या है, क्लोरीन। मेरा मुख्य उत्पाद है क्लोरीन। ठीक, क्लोरीन बनेगा और साथ में बनता क्या है, जल। साथ में बनता है जल। अब यहां पे देख लेते हैं 2 क्लोरीन बनेंगे। तो औद्योगिक भी ज्यादा इससे, इस विधि से देखो औद्योगिक भी ज्यादा मतलब ज्यादा उपयोगी, क्योंकि इससे ज्यादा क्लोरीन बनेगी, इसमें कम बनेगी। ठीक, अब यहाँ पे उत्प्रेरक है, तो उत्प्रेरक जो है, यहाँ पे हमने उत्प्रेरक लिया है। उत्प्रेरक ये है क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2, ये उत्प्रेरक है। इसी में डूबा हुआ झामक नामक पत्थर लेते हैं जो इसमें उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो हमारा उत्प्रेरक क्या होगा, क्यूप्रस क्लोराइड। बात समझ में आई? तो ये हो गई डीकन विधि। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके भौतिक गुणों। भौतिक गुणों की बात करें अगर, तो इसका पहला भौतिक गुण है क्या, भौतिक गुण मतलब दिखती कैसी है, और ये दिखती कैसी है, हरे पीले रंग की गैस। ठीक, कैसी है, पहला भौतिक गुण हो गया हरे पीले रंग की गैस है। ठीक, दूसरा क्या है, इसकी तीक्ष्ण गंध आती है। कैसी गंध आती है, तीक्ष्ण गंध आती है। इसके बाद यह विषैली है और थोड़ी मात्रा में जो है, थोड़ी मात्रा में सूंघो तो सिर दर्द होगा। अगर थोड़ी मात्रा में सूंघ लिया जाए तो सिर दर्द होगा। अगर इसको अधिक मात्रा में सूंघ लिया जाए तो मृत्यु हो सकती है। ठीक, तो भौतिक गुण इसके क्या क्या हो गए कि भाई ये हरे पीले रंग की गैस है, तीक्ष्ण गंध आती है, अगर कम मात्रा में सूंघो तो सिर्फ सिर दर्द होगा, अधिक मात्रा में सूंघ लो तो मृत्यु ठीक हो सकती है। ठीक, अब इसके बाद बात आती है रासायनिक गुणों की। रासायनिक गुण की, रासायनिक गुण क्या है, अब इस गैस के अगर रासायनिक गुण की बात की जाए तो पहला होता है, रासायनिक गुण में पहला क्या होगा, सबसे पहले हम इस जो क्लोरीन है इसकी क्रिया करा दें अगर धातु से, धातु से क्रिया कराएंगे तो धातु से क्रिया करके क्या बनाएगी, धातु है, धातु से क्रिया करके क्या बनाएगी, उसी का क्लोराइड मतलब लवण बना देगी। तो हमने लिया धातु मतलब सोडियम, साथ में लिया हमने क्लोरीन गैस। अब ये धातु से क्रिया करके क्या बना रही है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक, तो क्या कहा, धातु से क्रिया करके क्या बनाती है, उसी का लवण बना देती है। दूसरा लेते हैं, कोई और धातु ले सकते हो तुम लोग, मान लो हमने जिंक ले लिया, जिंक से क्लोरीन की क्रिया कराई तो बनेगा जिंक क्लोराइड। तो धातु से क्रिया करके क्या बनाती है, उसी का लवण। अब अगर हम इसको हाइड्रोजन से क्रिया करा दें, हाइड्रोजन से क्रिया करा दें, हमने लिया हाइड्रोजन और क्रिया करा दी इसकी, तो हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाएगी, हाइड्रोक्लोरिक HCl बना दें। अगर हम किसी क्षार से क्रिया करा दें, कोई क्षार ले लेते हैं, मान लो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया हमने,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन की क्रिया करा दी तो क्या बनेगा, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। और साथ में क्या बनेगा, साथ में क्या बनेगा, यहां तो KCl बन गया, साथ में क्या बनेगा, KClO, पोटेशियम, इसका नाम है पोटेशियम हाइपोक्लोरेट। ठीक, पोटेशियम हाइपोक्लोराइड, पोटेशियम हाइपोक्लोराइड। और साथ में बनेगा क्या, साथ में इसके बनेगा H2O, जल बनेगा। ठीक, अब बात करते हैं इसके बाद, अगर इसकी हम किसी कार्बनिक यौगिक से क्रिया कराते हैं, अगला है किसी कार्बनिक यौगिक, मान लो मेथेन है, मेथेन से अगर क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तो बनता क्या है, CH, यहां से क्लोरीन विस्थापित कर देगा CHCl3 और प्लस बनेगा HCl। ठीक, तो ये रहे इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में हमने बताया कि अगर धातु से क्रिया बनेगी तो धातु का लवण बना देगी, अगर हाइड्रोजन से क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना देगी, अगर किसी क्षार से क्रिया करेगी तो ये पोटेशियम हाइपोक्लोराइड बनाएगी, साथ में पोटेशियम क्लोराइड भी बनेगा। ठीक, और साथ में अगर हम कार्बनिक यौगिक से किसी क्रिया कराते हैं तो बनेगा क्या, मेथिल क्लोराइड। ठीक, मेथिल क्लोराइड बनेगा। अब साथ में HCl अम्ल भी देगा। अब ये हो गए इसके रासायनिक गुण। अब सबसे इसके बाद आती है बात इसके पहचान की, कि हम पहचान कैसे करेंगे। तो पहली पहचान है इसकी, ये तीक्ष्ण, अगर ये दिखने में कैसी है, हरे पीले रंग की गैस है, सूंघने पे तीक्ष्ण गंध आती है, तो पहली पहचान हो गई, पहचान हो गई हरे पीले रंग की गैस है, हरे पीले रंग की, हरे पीले रंग की गैस है। दूसरा हो गया तीक्ष्ण गंध आती है, तीक्ष्ण गंध आती है। ठीक, इसके बाद अगर इसको गला घोटने वाली भी कह सकते हैं, अगर इसको सूंघ लिया जाए तो गला घोटने जैसे गला घुटने टाइप में होने लगता है। ठीक, तो ये इसकी कुछ मुख्य पहचान है। हाँ, एक और पहचान है, ये फूलों का रंग उड़ा देती है, फूलों का रंग उड़ा देती है। कैसे उड़ा देती है, फूलों का रंग उड़ाने का मतलब मेन रीजन इसका क्या है कि अगर ये HCl है, अगर जल से क्रिया, Cl2 है, अब इसको जल से क्रिया करा दिया हमने, जब जल से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, यहां से एक नवजात, यहां बन जाता है HCl और साथ में नवजात ऑक्सीजन निकलता है। ये नवजात ऑक्सीजन ही रंग उड़ाने का कार्य करता है। मतलब कोई रंगीन पदार्थ हो, कोई रंगीन पदार्थ हो, उसमें अगर इस ऑक्सीजन को मिला दे, ये ऑक्सीजन यहां क्रिया कर लेगा तो रंगीन पदार्थ को क्या कर देता है, रंगहीन बना देता है। ये इसके कुछ थे रासायनिक गुण। ठीक, ये तो रासायनिक गुण में आ गया। अब ये थे इसकी पहचान, इसकी पहचान भी हो गई, तो पहचान भी और रासायनिक गुण में भी आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं क्लोरीन के उपयोग की। तो इसका उपयोग कहां कहां होता है, सबसे पहले होगा प्रयोगशाला में उपयोग करते हैं, पेट्रोल सोने के शोधन में करते हैं, विस्फोटक बनाने में करते हैं। ठीक, तो किसी का रंग उड़ाना है, बाल, ऊन, परमानेंटली रंग उड़ाना है तो रंग उड़ाने में करते हैं। ठीक, तो इसका मुख्यतः उपयोग यही है। ठीक, रंग उड़ाने में, शोधन में, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग, इन सब उद्योगों में इसका उपयोग होता है। तो ये रहा हाइड्रोजन परिवार। अगला टॉपिक हमारा होगा अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें। ठीक, ये हम कल मिलते हैं। गुड बाय।